हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेज में। दोस्तों आज से शुरू कर रहे हैं हम लोग हिंदी सब्जेक्ट, यानी हिंदी को आज से शुरू कर रहे हैं। तो ये हिंदी का फर्स्ट क्लास है। इसमें हम लोग सीखेंगे भाषा के बारे में जानेंगे, उससे साथ साथ भाषा एक हिंदी भी भाषा है तो हिंदी का विकास समझेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, आदि जननी क्या है, कौन सी भाषा कब बनी। ठीक है, तो ऐसे समझेंगे इस वीडियो में। तो ये फर्स्ट क्लास है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे भाषा को। ठीक है, तो भाषा क्या होता है। तो देखिए हिंदी जो भाषा है, तो पहले हिंदी एक भाषा है, तो पहले भाषा को समझते हैं कि भाषा क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए भाषा किस चीज़ से बना है। तो भाषा जो है वो हमारे संस्कृत के शब्द भाष्य धातु से बना है। ठीक है, संस्कृत का शब्द भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है भाष धातु मतलब क्या होता है। भाष मतलब जैसे कि कहना, ठीक है, कहना या सुनना बोलना, ऐसे जो होता है कहना बोलना। ठीक है, भाष का मतलब ये हो गया। तो इसी संस्कृत के भाष धातु से भाषा का निर्माण हुआ है, इसी धातु से बना है भाषा। अब बात करते हैं कि भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो देखिए हम अपने वैसे जैसे कि हम लोग एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में लोग रहते हैं, तो हर समाज का अलग अलग भाषा होती थी। तो अपने भाषा को समझाना तथा उनकी भाषा को समझने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब कि अपने बात को, जैसे कि ये मैं हूँ, ठीक है, और ये कोई और है, तो मैं अपनी बात को, अपने विचार को इनको तक पहुंचाना चाहता हूं और इनके विचार को आसानी से समझना चाहता हूं। ठीक है, तो इसी माध्यम के लिए एक भाषा की ज़रूरत पड़ी। चलिए अब बात करते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, भाषा की परिभाषा आपके सामने है। ठीक है, देखिए भाषा की परिभाषा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाषा वह साधन है, ठीक है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य मन के भाव और विचारों को बोलकर लिखकर प्रकट करता है। वह भाषा के द्वारा दूसरों के भाव विचारों को सुनकर और पढ़कर जानता है। यानी कि आप अपने मन के भाव विचार को दूसरों तक पहुंचाएंगे, या फिर बोल के भी, या फिर लिख कर भी, या फिर संकेत से भी आप बता पाएंगे। ठीक है, और उसके विचार एवं भाव को समझ पाएंगे, इसी को भाषा बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं दूसरे टिप्स पे। ठीक है, कि भाषा कितने होते हैं, भाषा की भी टाइप होती है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये भाषा है, ठीक है, तो भाषा 3 तरह से हो सकती है। पहला कि एक मौखिक हो, ठीक, मौखिक की मतलब होता है कि हम मुंह से बोले, ठीक है, और एक होता है लिखित भी भाषा हो सकती है, और एक होता है सांकेतिक भाषा। ठीक है, सांकेतिक आप समझ लीजिएगा, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। तो मौखिक में सार्थक उच्चारण होती थी, ध्वनियों का प्रयोग किया जाता था, मतलब कि सार्थक उच्चरित ध्वनियों को प्रयोग किया जाता था। जैसे कि पहले आदि मानव थे तो वो लोग बोलते थे ऐसे बोलते थे, तो उन लोगों का मतलब होता था इन बातों का कि मैं बोलूँगा इसका मतलब कि दुश्मन हमारे यहाँ आ गए, उड़ बोलूँगा इसका मतलब दुश्मन चले गए। तो ऐसे जो ध्वनि होती थी उनका कोई एक सार्थक अर्थ होता था। तो उस समय ये मौखिक रूप का निर्माण हुआ था। लिखित की बात करें तो इन्हीं मौखिक को एक व्यवस्थित क्रम बनाया गया। जैसे आ बोला गया तो आ बन गया, ई, ऐ, ऊ, ऐ, ऐसे एक सार्थक लिखने की कला बनी। ठीक है, मौखिक को ही लिखने पर जैसे कि ए हो गया, ठीक है, बी हो गया, अ हो गया, आ हो गया, तो इसको लिखे जाने लगा, तो लिखित भाषा का निर्माण हुआ। अब बात करते हैं सांकेतिक। जैसे किसी को भूख लगा है तो पेट पर हाथ घुमाएगा और मुंह के तरफ इशारा करेगा, मतलब कि भूख लगी है, कहीं जाना है तो इशारा करेगा चलो। जैसे कि अभी भी ट्रैफिक जो रूल वाले होते हैं, ट्रैफिक पुलिस, वो ज़्यादातर सांकेतिक भाषा का प्रयोग करती है, क्योंकि उसके मुंह में विसिल होता है, सीटी होता है, तो वो ज़्यादातर हाथ से इंडिकेट करता है कि इधर जाना है, इधर मुड़ना है, रुकना है। ठीक है, तो सांकेतिक भाषा हो गया। चलिए जो लिखित भाषा होती थी वो लिखने के लिए, उस चिन्ह को लिखने के लिए एक लिपि अपनाई गई। ठीक है, लिखित भाषा को लिखने के लिए एक लिपि अपनाई गई। तो हम लोग जो लिपि लिखते हैं वो देवनागरी लिपि है। ठीक है,
देवनागरी लिपि में हम लोग कुछ भी लिखते हैं। और जो इंग्लिश का होता है जैसे ABCD होता है, ये आप ये भी याद रखिएगा, ये रोमन लिपि है, ठीक है, ये रोमन लिपि है ABCD, और हिंदी देवनागरी लिपि में हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई नाम लिख दिया, जैसे कि हम अपना नाम लिख दिए पुनीत, ठीक है, तो ये रोमन है, तो इसमें अब लाइन नहीं खींचेंगे, ठीक है, और इसी को हम हिंदी में लिखेंगे, ऐसे पुनीत लिखेंगे तो इस पर एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, इसीलिए ये देवनागरी और ये रोमन हो जाता है। चलिए अब बात करें कि विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, ये विश्व की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कि विश्व में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो विश्व में सबसे पहले नंबर पर आता है मंडारिन, ठीक है, मंडारिन जो कि एक चाइनीज भाषा है। तो मंडारिन विश्व में सबसे ज़्यादा बोला जाता है, ये बोला जाता है 11.92%, ठीक है, पूरे दुनिया में 11.92% मंडारिन भाषा बोला जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है, चलिए दूसरे नंबर पर भाषा जो आता है उसका नाम है स्पेनिश, ठीक है, इस स्पेनिश भाषा सेकेंड नंबर पे आता है। इसको कितना बोला जाता है तो 4.92% बोला जाता है, ठीक है। तीसरा नंबर पे जो आता है वो आता है इंग्लिश, मतलब कि अंग्रेजी तीसरे नंबर पर है। तो अंग्रेजी को कितना परसेंट बोला जाता है पूरा विश्व में, तो 4.42% अंग्रेजी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट आता है जो कि 4 नंबर पर है हिंदी, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी बोला जाता है 4.42% पूरे वर्ल्ड में। चलिए अब नेक्स्ट आता है जो कि 5वें नंबर पर, ये विश्व की बात की जा रही है, तो 5वें नंबर पे आता है बंगाली, जो कि बांग्लादेश में ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। तो बंगाली कितने नंबर पर, 5 नंबर पे, इसको बोला जाता है 2.96% बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में। चलिए अब बात करें ऐसे ही भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है या फिर भाषा। तो देखिए सबसे पहले भारत में नंबर 1 पे आता है हिंदी, ठीक है, हिंदी बोला जाता है प्रथम नंबर पे। दूसरे नंबर पे बोले तो बंगाली ही है, ठीक है, बंगाली भारत में दूसरे नंबर पे आती है। और तीसरे नंबर की बात करें तो मराठी है, मराठी 3 नंबर पे आती है भारत में। चौथे नंबर की बात करें तो तेलुगु है, ठीक है, तेलुगु चौथे नंबर पर है। और 5वें नंबर की बात करें तो तमिल है, ठीक है, जो कि दक्षिण भागों में बोला जाता है, तो तमिल याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात आती है हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ। तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि हिंदी भाषा का जो हुआ है विकास कैसे हुआ है। तो देखिए जो हमारा हिंदी भाषा है, मैंने भाषा समझा दिया आपको, आप उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ लिया होगा। तो भाषा एक हिंदी भी भाषा ही है। तो हिंदी भाषा को देखते हैं, तो हिंदी भाषा का आदि जननी किससे कहा जाता है, तो इसे संस्कृत को आदि जननी कहा जाता है, ठीक है। ये माना जाता है कि हिंदी का जो हम आज हिंदी हम लोग पढ़ते हैं आधुनिक हिंदी, उसका जननी संस्कृत ही है, संस्कृत से ही सभी भाषा का निर्माण हुआ है। तो देखिए सबसे पहले था संस्कृत, ठीक है, संस्कृत से ये थोड़ा बदला और ये हो गया पाली, ठीक है, संस्कृत से ये पाली भाषा में बदल गया, ठीक। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिख दे रहा हूँ, आदि जननी था संस्कृत, ठीक है, हिंदी का आदि जननी संस्कृत, संस्कृत से ये पाली भाषा में बदला, ठीक है। पाली भाषा में बदलने के बाद ये थोड़ा क्या हुआ, प्राकृत भाषा में बदल गया, थोड़ा स्वभाव इसका चेंज हुआ, लोगों के स्वभाव चेंज हुआ और इस भाषा को प्राकृत भाषा में बदल दिया गया। मतलब कि ये जो चलता था ये बहुत समय लेता था, ठीक है, संस्कृत से पाली 1 वर्षों में थोड़ी ना बदल गया, ये धीरे धीरे बदलता गया, जैसे जैसे लोग का स्वभाव बदलता गया, पीढ़ी बदलती गई, वैसे वैसे। अब देखिए पाली भाषा की बात करें तो पाली भाषा में प्रथम भाषा उपदेश महात्मा गौतम बुद्ध थे, ठीक है, वो अपने उपदेश दिए थे पाली भाषा में। तो ये उस समय की बात है। अगर प्राकृतिक की बात करें तो इसमें महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया था, ये उस समय से बात चल रही है, तो उस समय ये सब भाषा थे। तो देखिए अब जब प्राकृतिक हुआ तो इससे थोड़ा हमारी जो हिंदी बनने वाली थी, तो संस्कृत इतना दूर तक आया था, इसके साथ साथ ये अपभ्रष्ट हो गया। जब प्राकृतिक हुआ तो ये अपभ्रष्ट हो गया, ठीक है, अपभ्रष्ट होकर ये क्या बन गया, अपभ्रष्ट हुआ तो इसे अपभ्रंश का नाम दिया जाता है, ठीक है, अपभ्रष्ट को अपभ्रंश का नाम दिया जाता है। और ये अलग अलग स्थानों पे इसका अलग अलग बोली बोलने जाने लगी, ठीक है। अब अपभ्रंश से सीधा हम लोग के पास हिंदी आ गई, ठीक, अपभ्रंश से सीधा हिंदी में बदल गई। लेकिन एक रचनाकार है, विद्यापति नाम है उनका, तो विद्यापति जी अपना किताब कृतिलता में औहट की बात की है, ठीक है। एक बोले हैं कि अपभ्रंश और हिंदी के बीच में एक कड़ी है जिसका नाम है औहट,
ठीक है, अवहट की बात की है, मतलब कि एक ये भी वो भाषा मानते हैं कि एक अवहट भी हुआ था, अपभ्रंश के बाद एक अवहट आया था, अवहट से हिंदी बनी थी, उनका कहा नाम है। ठीक है, तो अवहट से ही हिंदी बनी। चलिए इस बात को मान लेते हैं। अब बात आती है कि ये जो चली है कड़ी, ये 3500 वर्ष तक चली है। ठीक है, 3500 वर्ष में आज हम लोग हिंदी को पढ़ पा रहे हैं, हिंदी को समझ पा रहे हैं। संस्कृत से हिंदी बनने में, ये जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं वो अखबारों में हुआ या फिर कहीं भी हिंदी पढ़ते हैं वो आधुनिक हिंदी है। तो वैदिक संस्कृत से आधुनिक हिंदी बनने में 3500 वर्ष लगा है। ये अचानक नहीं हुआ है, धीरे धीरे पीढ़ी बदलती गई, लोग बदलते गए और बोलियाँ बदलती गई, और ऐसे आज के दिन में आधुनिक हिंदी का निर्माण हुआ। चलिए अब बात करते हैं, एक हिस्ट्री में थोड़ा जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वैदिक संस्कृत से आधुनिक हिंदी आने में 3500 वर्ष लग गया। अब देखिए, सबसे पहले एक मध्य एशिया हुआ करता था। ठीक है, मध्य एशिया। तो मध्य एशिया से क्या हुआ कि जो आर्य जनजाति था, मध्य एशिया में आर्य जनजाति निवास करता था। तो आर्य जनजाति का कुछ हिस्सा यूरोप चला गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से उठकर यूरोप चला गया, और कुछ हिस्सा यहाँ से ईरान देश में चला गया। ठीक है, आर्यन लोग कुछ हिस्सा यूरोप में चले गए और कुछ हिस्सा ईरान में आ गए। तो लेकिन जो मध्य एशिया में जितने आर्यन थे सबकी एक भाषा थी। ठीक है, लेकिन यहाँ से कुछ इस तरफ चले गए, कुछ इस तरफ आ गए, और कुछ ईरान से भारत आ गए। ठीक है, ईरान से भारत आ गए। तो भाषा तो दोनों की सेम ही होगी, या फिर जो लोग भारत में आए हैं आर्य, और जो यूरोप में गए हैं, इन दोनों की भाषा तो एक ही होगी, क्योंकि इन लोग एक ही स्थान से अलग अलग हुए हैं। तो जो मध्य एशिया के आर्यन थे वो संस्कृत तो बोलते ही थे। तो देखिए, यूरोप और भारत की जो दोनों भाषा थी कुछ कुछ मिलने लगी, और ईरान के भी। ठीक है, क्योंकि ईरान से ही भारत आए थे, तो ईरान यूरोप तीनों की भाषा कुछ कुछ मिलने लगी। तो जैसे ही ये लोग भाषा को मिलान हुआ, तो देखिए हिंदी को इसीलिए भारोपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यूरोप में भी हुआ था और भारत में भी आया था, दोनों भाषा सेम था, इसीलिए यूरोपीय भाषा कहते हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि हिंदी यूरोपीय भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप दोनों को मिलाकर एक परिवार की हिस्सा, ये बहुत बड़ा क्षेत्र था। और इसकी उपभाषा की बात करें तो उपभाषा इंडो ईरान भाषा परिवार में आर्य भाषा जो था संस्कृत से विकसित है हिंदी। मतलब कि हिंदी कैसे विकसित है, आसान शब्दों में कह सकते हैं, जो यूरोपियन भाषा परिवार था उसकी उपभाषा इंडो ईरियन, मतलब कि इंडियन और ईरान की भाषा की परिवार में जो आर्यन भाषा था वो संस्कृत से विकसित होकर हिंदी बना। ठीक है, तो अब देखते हैं, चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सी बोली कैसे कैसे हुई है। ठीक है, तो देखिए हिंदी की बोलियाँ देखें, तो देखिए सबसे पहले हिंदी की बोलियाँ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पश्चिमी हिंदी थी, यहाँ पे हिंदी की 5, ठीक है, हिंदी की कितना होता है, तो हिंदी की 5 उपभाषा और 17 बोलियाँ होती है। ठीक है, 5 उपभाषा, ठीक है, और 17 बोलियाँ होती है हिंदी की, जो कि हर जगह अलग अलग होती है। तो 5 उपभाषा में 17 बोली को स्पष्ट कर दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले उपभाषा आता है आपका पश्चिमी हिंदी। ये पश्चिमी हिंदी आपका पहला उपभाषा हो गया। तो पश्चिमी हिंदी स्वर श्रेणी अपभ्रंश से निर्माण हुआ। ठीक है, पश्चिमी उपभाषा का स्वर श्रेणी अपभ्रंश से उघटित हुआ है। ठीक है, इसकी क्षेत्र है बुंदेली। ठीक है, इसमें बोली आती है जो कितना बोली आती है 17। तो पहला पश्चिमी हिंदी में आता है बुंदेली, कनौजी और ब्रजभाषा, खड़ी बोली और बांगड़ू। ठीक है, ये इतना भाषा आती है पश्चिमी हिंदी में। और इसका बोली का क्षेत्र देखें तो जो बुंदेली है वो छतरपुर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और कनौजी जो है कन्नौज उत्तर प्रदेश में बोला जाता है। ब्रज भाषा की बात करें तो मथुरा आगरा उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, मथुरा आगरा, तो ये यहाँ पे ब्रज भाषा बोला जाता है। और खड़ी बोली को ही कौरवी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, खड़ी बोली को ही कौरवी बोला जाता है। कभी कभी एग्जाम में आपको यह भी पूछा जाता है। तो देखिए कौरवी बोली या फिर खड़ी बोली दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है बिजनौर, यहाँ पे बोली जाती थी। ठीक है, अगली बात करें बांगड़ू की, जो कि हरियाणवी बोला जाता है इसको। ठीक है, बांगड़ू को ही हरियाणवी बोला जाता है। तो ये रोहतक हरियाणा में जो स्थित है वहाँ तक बोली जाती थी इस भाषा को। जैसे कि मैंने बताया कि अपभ्रंश जैसे जैसे अलग हुआ लोग वैसे ही
अलग अलग हो गया, तो हर अपभ्रंश में अलग अलग बोली बोलने जाने लगी। तो पश्चिमी जो अपभ्रंश था उस शौरसेनी अपभ्रंश से उद्धित हुआ था, मतलब कि उत्पन्न हुआ था। तो पश्चिमी में इतना सारा था। इसका एक ट्रिक होता है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी में बोलियां याद करने के लिए ट्रिक होता है, ठीक है। जैसे ब से बुंदेली मान लीजिए, के से, ठीक है, के से कनौजी, फिर ब से ब्रजभाषा और के से खड़ी बोली या फिर कौरवी बोली है, ठीक है, और बी से बांगड़ू या फिर हरियाणी एच से ले लीजिए, ठीक है, हरियाणवी एच। तो देखिए बक बक है, ठीक है, एच से है तो बक बक है पश्चिमी हिंदी का, ठीक है। बक बी से बक है, ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ब से बुंदेली, क से कनौजी, फिर बी से ब्रजभाषा, के से कौरवी, एच से हरियाणवी, और इसका ये स्थान है बोली जाने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी हिंदी का। तो जो पूर्वी हिंदी था वो अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्धित हुआ था, इससे निर्माण हुआ था पूर्वी उपभाषा का। तो जो पूर्वी हिंदी था इसमें देख लेते हैं क्षेत्र बोलियां कौन कौन सी आती है। तो बोलियां आती है अवधी बोलियां, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको ठीक से याद करना है पूर्वी हिंदी में। तो देखिए ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। तो ए बी सी पूर्वी हिंदी ABC बोलियां, ठीक है। ए बी से, ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ये ट्रिक है। देखिए अवधी जो बोली जाती थी वो लखनऊ में बोला जाता था अवधी। बघेली की बात करें तो रीवा मध्य प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के दोनों क्षेत्र में बोला जाता था। रीवा मध्य प्रदेश में पड़ता है तो वो वहाँ पे भी बोला जाता था। छत्तीसगढ़ी की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में बोला जाता था, जहाँ रायपुर है इसकी राजधानी। तो छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़, ठीक है। ये अर्धमागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हुआ था पूर्वी हिंदी। चलिए नेक्स्ट की बात करें बिहारी हिंदी, जो कि आजकल ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। बिहारी हिंदी की बात करें तो ये मागधी अपभ्रंश से उद्घटित हुआ था, इनका विकास हुआ था मागधी अपभ्रंश से, बिहारी उपभाषा का, ठीक है। इसमें देखिए बोलियां तो मगही बोला जाता है और मैथिली बोला जाता है और भोजपुरी बोला जाता है। तो देखिए जो गया बिहार है वहाँ पे मगही चलता था, दरभंगा बिहार में मैथिली चलता था, और बोलिया जो था भोजपुरी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश, जैसे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश मतलब जैसे कि हो गया बनारस, गोरखपुर, ठीक है, बलिया, मऊ, ऐसे सब जो उत्तर प्रदेश और बिहार के मतलब सीमावर्ती प्रदेश है, यहाँ पे बोलिया जो बोली जाती थी वो भोजपुरी है, ठीक है, और बिहार में भी बोला जाता था। नेक्स्ट आता है पहाड़ी हिंदी। ये हुआ है किससे? खस शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित होकर ये निर्माण हुआ पहाड़ी हिंदी का। पहाड़ी हिंदी खस शौरसेनी से इसका उत्पन्न हुआ है। इसमें देखिए बोलिए जो बोली जाती थी वो कुल्लई है, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, ठीक है। कुमाऊनी, कुल्लई, गढ़वाली, ये सब बोलियां आपकी आती है पहाड़ी हिंदी में, ठीक है। गढ़वाली भी हो जाता है इसी में, कुमाऊनी भी होता है। इसका क्षेत्र देखिए कि कहाँ बोला जाता था। कुल्लई, कुल्लू मतलब हिमाचल प्रदेश में कुल्लू पड़ता है, तो वहाँ पे बोला जाता था, जिस मंडियाली भी बोलते हैं, ठीक है। गढ़वाली की बात करें तो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के पास में बोला जाता था उस इलाके में। कुमाऊनी की बात करें तो अल्मोड़ा नैनीताल के क्षेत्र में ये बोला जाता था। नेक्स्ट आता है जो कि पांचवा है राजस्थानी हिंदी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी देखें तो राजस्थानी हिंदी राजस्थान में बोला जाता था ज़्यादा। तो देखिए शौरसेनी अपभ्रंश से ये भी उद्घटित हुआ था, ठीक है। शौरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी भी उद्घटित हुई थी। इसका बोलिया देखें तो जयपुरी बोलिया थी, जो कि जयपुर में, राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर, वहाँ पे बोला जाता था, ठीक है। निमाड़ी की बात करें तो ये खंडवा मध्य प्रदेश में बोला जाता था। मालवी की बात करें, ठीक है, मालवी तो उज्जैन मध्य प्रदेश में बोला जाता था। मरवाड़ी की बात करें तो ये जोधपुर, बीकानेर जो कि राजस्थान में स्थित है, बीकानेर, वहाँ पे बोला जाता था। भिल्ली की बात करें तो देखिए भिल्ली थोड़ा ज़्यादा क्षेत्र में बोला जाता था। भिल्ली राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा गुजरात का सीमावर्ती प्रदेशों में भिल्ली बोलियाँ बोली जाती थी, ठीक है। जो आपका राजस्थानी है उसमें आता है मेवाती, मालवी, जयपुरी, मारवाड़ी, ठीक है, जो कि इसका क्षेत्र वाइज राजस्थान के सब क्षेत्र में, जैसे कि पूर्वी क्षेत्र में जयपुरी पड़ता था, पश्चिमी में मारवाड़ी था, मालवी था तो जो दक्षिण में था, मेवाती था जो उत्तर में था, ठीक है। ऐसे सब जगहों के हिसाब से राजस्थान में ऐसे ऐसे सब नाम पड़ा था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हिंदी का विकास क्रम कैसे हुआ था, ठीक है। सबसे पहले बोली होता है, फिर उपभाषा, फिर भाषा का विकास। ठीक वैसे ही होता है जैसे कि एक गांव हो गया छोटा, उससे थोड़ा बड़ा कस्बा हो जाएगा, उससे बड़ा शहर हो जाता है, ठीक है।
तो सबसे पहले समझते हैं बोली क्या होती है। देखिए, तो किसी छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार में उपयुक्त होने वाली भाषा का वह अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, जिसका कोई लिखित रूप, ठीक है, लिखित रूप या साहित्य नहीं होता है, या फिर इसको एक आसान भाषा में बोल सकते हैं कि भाषा का क्षेत्रीय रूप को ही बोली कहते हैं। चलिए उपभाषा की बात करें, क्षेत्रीय बोली का विकसित रूप ही उपभाषा कहलाती है। मतलब कि क्षेत्रीय बोली का विकसित जो रूप होता है उसी को उपभाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत साहित्यिक रचना भी की जाती है। एक उपभाषा क्षेत्र में एकाधिक बोलियां हो सकती है, मतलब कि एक उपभाषा में अधिक बोलियां होती है। जैसे कि हम लोग उपभाषा में कितना बोलियां देख रहे थे। भाषा की बात करें तो भाषा एक विशाल विस्तृत क्षेत्र में बोलने, लिखने, साहित्य रचना करने तथा संचार माध्यमों के परस्पर आदान प्रदान में प्रयुक्त होती है, उसे भाषा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है भाषा परिवर्तन के कारण। भाषा परिवर्तन के कारण देखें तो कई पीढ़ियों के अंतर, स्थान विशेष की जलवायु, दैहिक भिन्नता, भौगोलिक भिन्नता, जाति एवं मानसिक अवस्था में अंतर, रुचि, प्रवृत्ति में परिवर्तन, ठीक है, बदलाव तथा प्रयत्न साधन आदि के कारण उसे भाषा में परिवर्तन होते थे। जैसे कि मैंने बताया कि पीढ़ी बदला तो भाषा में परिवर्तन हुआ, स्थान बदला, मौसम, जलवायु सबके लेते हुए भाषा धीरे धीरे परिवर्तित हुआ था। नेक्स्ट की बात करें तो हिंदी और हिंदी बोलियों का भूगोल देख लेते हैं कि कहाँ पर मैप में देखेंगे कि कहाँ कौन सी जगह पर बोला जाता था। ठीक है, तो देखिए इसमें देख लेते हैं। तो देखिए जो ये नेपाल, ये जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, इसमें मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कनौजी और खड़ी बोलियां भी बोली जाती थी। इसके साथ साथ हरियाणवी, पहाड़ी हिंदी इस साइड में, ठीक है, मेवाती राजस्थान हो गया, जयपुरी, भीली, मालवी, बुंदेली, ठीक है, पश्चिमी मारवाड़ी, ठीक है, इधर पूर्व बघेली, ऐसे ऐसे सब, बंगला इधर चलता था, मगही इधर चलता था। ठीक है, ये बिहार का क्षेत्र था। तो ऐसे ही सब क्षेत्र में अलग अलग बोलियाँ थी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे उड़िया हो जाती थी। छत्तीसगढ़ में मगही, मालवी, गुजरात मालवी जो कि राजस्थान में था, यहाँ पे मराठी था, तेलुगु यहाँ पे चलता था, गुजराती भाषा यहाँ पे चलता था। ऐसे ही क्षेत्र वाइज चलता था। अब बात करें उपभाषा और बोलियों में देख लेते हैं। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब का कुछ भाग, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, जो हिंदी भाषा का क्षेत्र इतना है, जिसे हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। ठीक है, इन क्षेत्र को हिंदी भाषी प्रदेश कहते हैं। इसे पूरे हिंदी प्रदेश में हिंदी को 5 उपभाषाएं और इनके अंतर्गत 17 बोलियां उल्लेख है। जैसे कि मैंने बताया कि हिंदी के 5 उपभाषा और 17 बोलियां है। ठीक है, 17 बोलियां है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एक एक भाषा की। ठीक है, एक एक चीज़ देखेंगे। अब एक एक बोली को देखेंगे कि जो खड़ी बोली थी वो कैसे थी। तो ये बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कि कौन सा बोली का क्या महत्व था, कहाँ पर कैसे बोला जाता था, क्या बोलने में चेंजिंग आता था। इसको पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि एक एक बारीकी से समझेंगे। जैसे कि खड़ी बोली हो गया, ठीक है, ब्रज भाषा, अवधी, इसको एक एक विस्तृत रूप में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इसमें विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।